हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर कंचन किशोर रावत और मुस्लिम लॉ के लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बात की थी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम लॉ और मुस्लिम कौन है उसके बारे में। आज की इस वीडियो में हमें बात करना है कि मुस्लिम लॉ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मुस्लिम लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसको हम बहुत सारे फेजेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे जिससे कि हमें पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि पहले से लेकर अब तक मुस्लिम लॉ का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कैसे अलग अलग चेंजेस उसमें आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुस्लिम लॉ के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुस्लिम लॉ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा इस्लाम रिलीजन को। इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है, इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने करी और इस्लाम धर्म के आने से पहले की सोसाइटी कैसी थी और इस्लाम के आने के बाद पोजीशन में क्या चेंज आया, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस्लाम की, तो अरेबिया वॉज द प्लेस वेयर इस्लाम वॉज बॉर्न। अरेबिया वो जगह है जहाँ पे इस्लाम का जन्म हुआ। अरेबिया का एक शहर है मक्का, वहाँ से इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है। अगर हम बात करें इस्लाम के आने से पहले की क्या पोजीशन थी, इसलिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी, कि इस्लाम से आने से पहले जो सोसाइटी थी, अरेबियन सोसाइटी जहाँ पर इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था, वो सोसाइटी कैसी थी, वहाँ पे कौन से रिलीजन फॉलो किए जाते थे, वहाँ पे क्या कंडीशंस थी, उनके क्या कस्टम्स थे, क्या ट्रेडिशंस थे। ठीक है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी की, तो ठीक है, अरेबिया जो जगह है वो एक डेजर्ट है, वो एक रेगिस्तान है। ठीक है, रेगिस्तान के आपको पता है रेगिस्तान के जो इलाके होते हैं उनके कुछ अपने प्रॉब्लम्स है, अपने चैलेंजेस हैं। अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो आपको पता है कि जो रेगिस्तान वाला इलाका होता है वो काफ़ी गर्म होता है दिन में और रात को उतना ही ठंडा भी होता है। ठीक है, पानी की बात करें तो पानी यहाँ पे बहुत कम था, क्योंकि जो है वाटर सोर्सेज बहुत कम होते हैं ऐसी जगहों पे। एग्रीकल्चर लैंड नहीं थे यहाँ पे, एग्रीकल्चर की लैंड ना होने की वजह से एक सेटल सोसाइटी की यहाँ पे कमी थी, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर लैंड होती है तो सब खेती करते हैं, तो वो सब लोग मिल के वहाँ पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी, ये रेगिस्तानी इलाका है। तो जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पानी की खोज में जाते थे या अपने खाने की खोज में जाते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस क्लाइमेट का, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन का सोसाइटी पे क्या असर था। पहली बात कि जो अरेबियन सोसाइटी में लोग रह रहे थे वो ट्राइब्स बना के रहते थे। ठीक है, अलग अलग टाइप के ट्राइब्स वहाँ पे रहती थी और उन ट्राइब्स का, हर ट्राइब का अपना एक हेड होता था जो कि पूरी ट्राइब को कंट्रोल करता था। तो डिफरेंट ट्राइब्स हैं, उनके अपने अपने कस्टम्स हैं, अपने अपने उनके ट्रेडिशन हैं, वो अपने अकॉर्डिंग अपने लॉ फॉलो करते हैं, अपने उनके कुछ रीति रिवाज है। ऐसे करके बहुत सारी जो ट्राइब्स थी उनके अपने अपने कस्टम्स को वो फॉलो कर रहे थे। अगर हम बात करें उनके रिलीजन की, तो कोई एक यूनिफॉर्मली कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो फॉलो नहीं करते थे। ऐसा नहीं था वहाँ पे, जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो वो जो पूरा एरिया है सऊदी अरब का, वहाँ पे इस्लाम जो है वो डोमिनेटिंग रिलीजन है। या हम अगर इंडिया की बात करें तो आपका जो हिंदू रिलीजन है वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, इस तरह से ऐसा कोई वहाँ पे रिलीजन नहीं था। वहाँ पे क्या था कि जो अलग अलग ट्राइब्स थी, सबके अपने अपने वो जो है तरीका, जो उनका रिलीजन को बेसिकली हम कह सकते हैं कि हर ट्राइब का अपना अपना एक तरीका था पूजा करने का। मतलब कुछ ट्राइब्स जो थी वो मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे, वो मूर्ति को पूजते थे। कुछ ट्राइब्स नेचर को पूजते थे, कुछ प्लांट्स को पूज रहे थे या एनिमल को भी वो पूजते थे। ठीक है, उस सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि प्री अरेबियन सोसाइटी में कुछ लोग, जो जिन का कॉन्सेप्ट था, आप लोगों ने सुना भी होगा अलादीन का चिराग वाला कॉन्सेप्ट, जिन, तो जिन का कॉन्सेप्ट में भी वो लोग बिलीव करते थे। तो हम देख सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिलीजन यहाँ पे जो है वो नहीं था, कि पर्टिकुलर भगवान को या पर्टिकुलर देवी देवताओं को नहीं पूजा जाता था। सबके अपने अपने कस्टम्स के हिसाब से, अपने अपने ट्राइब्स के हिसाब से उनके अलग अलग भगवान थे, अलग अलग उनका रिलीजन या कस्टम या ट्रेडिशन वो फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अगर आप मुस्लिम लॉ की काफ़ी सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी को पीरियड ऑफ इग्नोरेंस भी कहा गया है। पीरियड ऑफ इग्नोरेंस या आयाम जहलिया, जहलिया का मतलब होता है इग्नोरेंस।
तो मुस्लिम ऐसे बहुत सारी मुस्लिम बुक्स में या मुस्लिम राइटर के द्वारा इस पीरियड को पीरियड ऑफ इग्नोरेंस बताया गया है, कि कहने का मतलब उनका ये था, वो ये बताते हैं कि इस्लाम आने से पहले की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, ठीक है। मतलब जहेलिया पीरियड था, इग्नोरेंस से लोग इग्नोरेंट थे अपने रिलीजन के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में। वो बहुत सारी बुक्स में ये लिखा गया है कि वहाँ पे स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी, या जो भी अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो उस पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई था। अगर हम बात करें फीमेल के राइट्स की तो उनको कोई अधिकार नहीं थे, ठीक है। अगर कोई गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो उसको ज़िंदा ही दफना दिया जाता था। मैरिज की कोई राइट्स नहीं थे, डाइवोर्स की कोई राइट नहीं थे। तो इस तरह से हमारी जो बुक्स है उसमें हमें ये मिलता है कि प्री इस्लामिक पीरियड, प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी वाज अ सोसाइटी जिसमें कि लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे और बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हाई था। लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन नहीं था, इस तरह से हमें बताया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है, जब उनकी जो फर्स्ट वाइफ है जिनका नाम खादीजा था, वो एक रिनाउंड बिजनेस वूमेन थी उसी टाइम पे जब इस्लाम नहीं आया था, ठीक है। वो इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर रही थी, इंडिपेंडेंटली वो अपना पार्टनर चुनती है, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद से वो शादी करती है। तो वो खुद डिसीज़न उन्होंने खुद लिया था शादी करने का। वो एक विडो थी, उसके बावजूद भी वो काफ़ी अच्छा बिजनेस रन कर रही थी। और खादीजा के अलावा भी मक्का में काफ़ी सारी ऐसी औरतें थी जो कि अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस रन करती है। तो आप लोगों को या हमें इस पहलू से भी सोचना चाहिए कि क्या अगर कंडीशन इतनी ख़राब थी तो क्या ये जो वुमेन है ये अब इंडिपेंडेंट बिजनेस कर पाती, है ना, या ये अपने मैरिज का डिसीज़न खुद ले पाती। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडीशंस ज़रूर ख़राब रही होंगी। कुछ चीज़ें हर सोसाइटी में ख़राब होती हैं, क्योंकि ये ट्राइब्स हैं तो इनके अपने अपने कस्टम की वजह से काफ़ी सारे क्लैशेस होते होंगे। मैरिज के रूल भी डिफरेंट इसलिए होंगे क्योंकि वो डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसे हम पीरियड ऑफ इग्नोरेंस ना कह के हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट था, डाइवर्सिटी थी, वहाँ पे डाइवर्सिटी थी, रिलीजन के नाम पे डाइवर्सिटी थी, ट्रेडिशन के नाम पे डाइवर्सिटी थी, कस्टम्स के नाम पे डाइवर्सिटी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अरेबियन सोसाइटी का जो पूरा पिक्चर है प्री इस्लामिक मतलब प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी का, जो इस्लाम आने से पहले की पोजीशन थी। तो हमें मेन फोकस इस बात पे करना है। यहाँ पे हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करें, बेसिकली हम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे मतलब लॉ एक यूनिफॉर्मिटी लॉ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सब ट्राइब्स के अपने अपने कानून हैं, सब ट्राइब के अपने अपने कस्टम्स हैं। तो इसीलिए कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है जो सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये था इस्लाम के आने से पहले की अरेबियन सोसाइटी की कहानी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की। अब देखिए जो अरेबिया का मक्का शहर है वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है 570 AD में, ठीक है। इनका जन्म होता है 570 AD में। बहुत सारी बुक में जो ये डेट है आपको 571 भी मिल सकता है, लेकिन मैंने ज़्यादातर बुक्स में 570 AD पढ़ने के बाद ही ये डेट जो है आपको बता रही हूँ कि 570 AD जो है दैट इज़ अ टाइम पीरियड व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न इन मक्का, ठीक है। मक्का में इनका जन्म होता है। इनके जो फादर है उनका नाम था अब्दुल्ला और मदर का नाम था अमीना, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद अपने फादर की डेथ के बाद इनका जन्म होता है। जिस टाइम पे इनका जन्म हुआ इनके फादर की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। अब ये अपनी मदर के साथ रहते थे और जब ये 6 साल के हुए तो इनकी जो मदर थी अमीना, उनकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनके ग्रैंडफादर हैं अबू मुतालिब, उनके साथ ये रहना शुरू कर देते हैं, मतलब इनके दादा जो है उनको लुक आफ्टर करते हैं। कुछ टाइम बाद इनके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। फाइनली जो इनके अंकल थे अबू तालिब के साथ ये अबू तालिब जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद का ध्यान रखते हैं और उनके साथ ही ये बड़े होते हैं। अबू तालिब जो इनके अंकल हैं वो एक बिज़नेस चलाते हैं, मतलब बिजनेसमैन हैं वो, ठीक है, जिसके लिए उन्हें काफ़ी सारे शहर वो ट्रैवल करते हैं अपने बिज़नेस के लिए। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने अंकल अबू तालिब के साथ बिज़नेस ज्वाइन कर लिया था। मतलब जहाँ भी अबू तालिब जाते थे, जिस भी बिज़नेस ट्रिप पे आप कह सकते हो, बिज़नेस करने के लिए दूसरे शहर में जब जाते थे तो जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो भी उनके साथ जाते थे, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद के अगर हम नेचर की बात करें
तो ये एक सीरियस माइंडेड पर्सन थे, चीज़ों को ऑब्जर्व ये करते थे, जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, जो ये प्रैक्टिसेस देखते थे कि कस्टम्स कैसे हैं, कौन सा कोई रिलीजन फॉलो कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे ये काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे। क्योंकि ये ट्रैवल कर रहे थे तो अलग अलग लोगों से मिलने का इन्हें मौका मिलता था, उनका जो रिलीजन है वो जानने का मौका मिलता था, उनके विचार जानने का इन्हें मौका मिलता था। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा गहन विचार करते थे कस्टम्स के बारे में, या जो भी एवल प्रैक्टिस सोसाइटी में चल रही है उसके बारे में। ठीक है, अब जब ये 25 साल के हो जाते हैं तो ये मक्का में ही एक वुमेन है, मैंने आपको बताया था खादिजा नाम की एक विडो है, वो काफ़ी रिनाउंड बिजनेस वुमेन होती है अपने इलाके की, और उन्हीं के यहाँ पे जाके प्रॉफिट मोहम्मद काम करते हैं। बाद में जो खादिजा है, शी वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद द लॉयल एंड सिंसियर बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, कि वो उनसे बाद में शादी कर लेती है। ठीक है, अब प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो जो खादिजा के साथ मिलके वो बिज़नेस रन कर रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जब मक्का में रहते थे तो वो मेडिटेशन क्या करते थे, मतलब कि एक आप कह सकते हो कि क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि वो जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में सोचते थे, या जो अलग अलग टाइप के धर्म थे उनके बारे में वो सोचते थे। ठीक है, तो वो अकेले में जो है टाइम स्पेंड करते थे, अकेले में वो इन चीज़ों के बारे में सोचते थे। तो जो मक्का से काफ़ी दूर, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ था, जबले नूर पहाड़ का नाम है। जबले नूर मतलब द माउंटेन ऑफ द लाइट। ठीक है, मतलब रोशनी का पहाड़, जबले नूर। अब इस पहाड़ में एक गुफा थी जिसका नाम था गिरे हिरा। बुक्स में आपको हीरा करके भी गुफा बताई होगी कि केव है, तो इसको गिरे हिरा कहते थे, सॉरी गारे हिरा। ठीक है, तो ये जो हीरा जो केव थी, यहाँ पे जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो जाते हैं, वो अपना ध्यान लगाते हैं, और ये ऐसा ये बहुत बार करते रहते थे। एक बार क्या होता है, मतलब ये बताया गया है कि एक बार क्या है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद इस गुफा में जाते हैं, इस केव में जाते हैं, तो उनको जब वो ऐसे मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, और ये आवाज़ ऐसा माना जाता है कि एंजल गैब्रियल की थी। इंग्लिश में से गैब्रियल कहते हैं, हिंदी में जबरील भी बोलते हैं। तो जो एंजल गैब्रियल थी, ये मानते हैं कि जो एंजल गैब्रियल है उनकी आवाज़ थी। अब ये जो एंजल गैब्रियल थे ये कौन थे? ये अल्लाह के भेजे हुए दूत थे, अल्लाह के भेजे हुए एंजल थे। और ये एंजल गैब्रियल जो है प्रॉफिट मोहम्मद के पास आते हैं अल्लाह के दूत बन के, और उनको क्या कहते हैं, उनको अपना फर्स्ट मैसेज देते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैसेज अल्लाह की तरफ से जो मैसेज लेके आए हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद को आके वो बताते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम था जब उनको ऐसी आवाज़ सुनाई दी, तो इसके बारे में जाके वो अपनी वाइफ खादिजा को बताते हैं। खादिजा उन पे बिलीव करती है, और ऐसे करके फर्स्ट टाइम जब ये उनको मिला था, मतलब मैसेज मिला था, डिवाइन मैसेज, वो मिला था 1609 AD में। ठीक है, और उस दिन से शुरुआत हो जाती है। आगे भी जब भी वो मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर ऐसे गहन विचार में हैं, तो उनको टाइम टू टाइम बहुत सारे मैसेजेस, रेवलेशंस एंजल गैब्रियल के थ्रू उनके पास आते रहे, और बाद में ये सारे जो मैसेजेस हैं उनका कंपाइलेशन ही कुरान बनेगी। ठीक है, तो अभी आप देखिए जो पहला मैसेज आया था एंजल गैब्रियल के थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद को, वो यही था। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब वो पढ़ना नहीं जानते थे, वो लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, जब एंजल गैब्रियल उनके पास आए तो उन्होंने जो पहला मैसेज दिया था उनको वो ये था कि पढ़ो, अल्लाह के नाम पे पढ़ो। अल्लाह वो जिसने सारी चीज़ों को बनाया है, अल्लाह वो जिसने इंसान को खून की एक बूंद से बनाया है। ठीक है, अल्लाह वो जिसने इंसान को पेन का यूज़ करना सिखाया है, और वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। तो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज विच इज़ गिवन बाय द एंजल गैब्रियल टू प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, उस दिन से ही उनको अलग अलग टाइप के मैसेजेस, मतलब डिवाइन मैसेज आने लगे। उस पर्टिकुलर जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वहाँ की जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स है, उनके लिए वो मैसेजेस जो आते थे उसका वो आगे आप बताते थे अपने कंपेनियन को, और उनका सोल्यूशन ढूंढने की वो कोशिश करते थे उन मैसेजेस के थ्रू। ठीक है, अब उनके कंपेनियन जो थे, उनके साथ जो रहते थे, जो लोग रहते थे, उन्होंने उनको लिखना शुरू किया। जो भी प्रॉफिट मोहम्मद की बातें थी उनको लिखना उन्होंने शुरू कर दिया, और बाद में जाके ये क्या बनता है कि बाद में कुछ सालों बाद इसको एक कंपाइल करके कुरान जो बुक है, जो होली बुक है होली बुक है इस्लाम की, वो बन जाती है। मतलब जो इस्लाम की होली बुक है कुरान, उसमें कौन से मैसेजेस हैं, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि जो डिवाइन मैसेजेस जो प्रॉफिट मोहम्मद को एंजल गैब्रियल के थ्रू मिलते थे उसका कंपैरिजन है कुरान।
ठीक है दोस्तों, तो ये सिलसिला काफ़ी उनकी मृत्यु तक चलता रहा, मतलब उनकी मृत्यु तक उनको काफ़ी सारे मैसेजेस गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आते रहे। ठीक है, जो मेन यहाँ पे कोर बिलीव जो इस्लाम का था, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया वो ये था, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने जो वर्ड्स बताए अल्लाह के वो ये थे कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन गॉड, दैट इज़ अल्लाह एंड प्रॉफिट इज़ हिज मैसेंजर। तो क्या था कि सिर्फ एक और एक ही भगवान हैं, वो अल्लाह हैं, प्रॉफिट उनके मैसेंजर हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मेन उनका जो कोर बिलीव है इस्लाम का वो यही है, राइट। अब दोस्तों क्या होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम आके ये मैसेजेस के बारे में अपनी वाइफ को बताते हैं तो वो बिलीव कर लेती इजीली, लेकिन जो मक्का के लोग हैं वो पहले उन पे बिलीव नहीं करते, वो इजीली इस बात पे बिलीव नहीं करते। ठीक है, वो मोहम्मद के प्रॉफिटहुड पे बिलीव नहीं करते, तो वहाँ पे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सरवाइव करना, क्योंकि जो लोग हैं वो उनको बोलने नहीं देते हैं पब्लिकली, उनकी बातों पे बिलीव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको मतलब काफ़ी ख़तरा बढ़ जाता है उनके लिए। तो जिससे वो डिसाइड ये करते हैं कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेंगे मक्का में और यहाँ से वो दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो मक्का से मदीना चले जाते हैं, राइट। मक्का से मदीना चले जाते हैं, तो जब वो मक्का से मदीना जाते हैं तो जो ये यात्रा है, ये ट्रैवल है उनका मक्का से मदीना, इसको हम कहते हैं हिजरा या हिजारत भी बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है। हिजारत या हिजरा, आपने जो मुस्लिम कैलेंडर की जो शुरुआत होती है हिजरी कैलेंडर, वो इसी टाइम पीरियड से होती है जिस दिन से प्रॉफिट मोहम्मद ने मक्का से मदीना वो गए थे। इस टाइम पीरियड को, इस जर्नी को बेसिकली, होली जो जर्नी थी उनकी, इसी को हम हिजरा या हिजरत के नाम से, हिजारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 622 AD में जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो कहाँ गए, मक्का से मदीना गए और मदीना में वो रहने लग गए। मदीना में आके उन्होंने अपने जो ये भी मैसेजेस जो अल्लाह के थ्रू उनको मिलते थे, ये उन्होंने मदीना के लोगों को जाके बताए। ठीक है, का जाके उन्होंने जो भी मैसेजेस, जो भी अल्लाह के उनके मैसेज थे वो उन्होंने मदीना के लोगों को बताए। मदीना के लोगों ने उन पे बिलीव कर लिया। धीरे धीरे क्या था कि वहाँ के काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की जो बातें थी उस पे बिलीव करते थे, उन मैसेजेस पे बिलीव करते थे, और बहुत ही कम टाइम पे काफ़ी सारे लोग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने जो इस्लाम जो रिलीजन था जो स्टार्ट हो गया था मक्का में ही, उसको अपनाना शुरू कर दिया था और वो उसके फॉलोवर बन गए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में दैट वाज जस्ट अ रिलीजियस ग्रुप जो उभर के आया था, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्रुप भी बन गया। मतलब उनकी आइडियोलॉजी को, उनके मैसेजेस को और उनके अपने जो प्रॉफिट मोहम्मद करते थे, उन बोलते थे, उनका ट्रेडिशन सब फॉलो करने लग गए। तो एक तरह से वो अब एक रिलीजियस ग्रुप ना होके एक मतलब रिलीजियस ग्रुप तो वो था ही, बट एक पॉलिटिकल ग्रुप, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्रुप भी वो उस रीजन में बन गया। और उसके बाद जो उनके काफ़ी सारे फॉलोवर्स थे, उन्होंने बहुत सारे जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी डिसबिलीवर के अगेंस्ट, जो इस बात को नहीं मानते थे। ठीक है, उनके अगेंस्ट काफ़ी जो है मतलब वॉर हुई थी इस बात पे, राइट। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मक्का के लोग भी इस बात में बिलीव करने लगे और धीरे धीरे करके काफ़ी बड़ा जो रीज़न था वो इस्लाम धर्म को जो है वो फॉलो करने लग गया। तो इट मीन आफ्टर दैट द प्रॉफिट मोहम्मद बिकम द स्पिरिचुअल और वी कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव, स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर ऑफ द इस्लामिक कॉमनवेल्थ के वो बन जाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस्लाम की जो शुरुआत है वो प्रॉफिट मोहम्मद ने मक्का से करके मदीना गए और इस तरह से उनके पूरे जो धर्म की है वो शुरुआत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम रिलीजन की बात करें तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ तक इस्लाम धर्म है वो इस्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, इस्लाम धर्म जो है वो अच्छे से इस्टैब्लिश हो गया था टिल प्रॉफिट डेथ, क्योंकि जब वो ज़िंदा थे उस टाइम पर उन्होंने सारे मैसेजेस बताए। कुरान तो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। बेसिकली जो उनके मैसेजेस थे या जो अल्लाह से उन्हें मिल रहे थे या उनके जो ट्रेडिशंस थे, उनके जो वो बोलते थे या करते थे, उस तरह से हम देखेंगे कि इस्लाम धर्म की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मुस्लिम लॉ की शुरुआत अभी नहीं हुई है। ठीक है, मुस्लिम लॉ, क्योंकि लॉ आपको पता है लॉ एंड रिलीजन में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो लॉ की अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि अब लॉ की शुरुआत कैसे होती है, लॉ का जो फेजेस हैं वो किस तरह से डिवाइड किए गए हैं और मुस्लिम लॉ का डेवलपमेंट इन फेजेस के थ्रू कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में। अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो उसको हमने 5 पीरियड में डिवाइड किया है ताकि मुस्लिम लॉ को समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड की तो दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 622 टू 632 AD।
ठीक है। 622 से शुरू होकर 632 तक ख़त्म होता है। 622 वही टाइम पीरियड है जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से मदीना जाते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि मक्का के जो लोग थे वो प्रॉफिट मोहम्मद को बिलीव नहीं कर रहे थे, उनके मैसेजेस पे वो फोकस नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो वहाँ से मदीना चले जाते हैं। जब उनको अपनी जान का खतरा लगता है मक्का में, तो वो क्या करते हैं, मदीना में जाते हैं। मदीना में जाकर जब वो अपने सारे ये मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस लोगों को बताते हैं, तो लोग उन पे बिलीव करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे देखते ही देखते जो एक बड़ा मेजॉरिटी ग्रुप है वो जो है प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करने लग जाता है, इस्लाम को अडॉप्ट करके इस्लाम धर्म को मानने लग जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो पीरियड है 622 से लेकर 632, जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई थी, तो उस टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा जो वर्सेस आई थी, जो डिवाइन मैसेजेस आए हैं, वो लॉ से जो रिलेटेड थे, वो इसी पीरियड में आए थे, ठीक है। इसीलिए इस पीरियड को लेजिस्लेटिव पीरियड भी कहा गया है। लेजिस्लेटिव पीरियड इसलिए कहा गया है कि जो लॉ की जो भी वर्सेस आई थी प्रॉफिट मोहम्मद के पास, लॉ एंजल गैब्रियल के थ्रू, जो कि बाद में जाके कुरान का पार्ट बनेंगी। जब प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पीरियड पे कुरान नहीं बनी थी, कुरान का कंपाइलेशन बाद में किया गया, मतलब प्रॉफिट के मरने के काफ़ी सालों बाद जाके कुरान में उन वर्सेस को, उन मैसेजेस को कंपाइल किया गया, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड पे प्रॉफिट मोहम्मद को जो भी वर्सेस अल्लाह से मिल रहे थे एंजल गैब्रियल के थ्रू, वो वर्सेस वो लोगों को बता रहे थे और उनके जो कंपेनियन है वो उसको लिख देते थे, ठीक है। उसी में से कुछ ऐसी वर्सेस थी जो लॉ से रिलेटेड थी, राइट। क्योंकि आप पढ़ोगे जब कुरान में बेसिकली 7000 वर्सेस हैं और उसमें से लगभग 200 से लेकर 400 के बीच की जो वर्सेस हैं वो लॉ से रिलेटेड है। मतलब सारी वर्सेस लॉ से रिलेटेड नहीं है। कुछ वर्सेस जो हैं वो बताती है कि वर्शिप कैसे करनी है, नमाज कैसे पढ़ना है, आपका सोसाइटी में कंडक्ट कैसा होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए, ठीक है, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, बाकी जो डेली आपके जो कंडक्ट है वो कैसे होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में कुरान में दिया गया है। उसी तरीके से कुछ ऐसी वर्सेस है 200 से लेकर 400 के बीच की, जो कि लॉ से डील करती हैं कि लॉ कैसा होगा, मैरिज के लॉ क्या है, डाइवोर्स के लॉस क्या है, सक्सेशन के लॉ क्या है, इन सारी बातों ये सारी जो बातें हैं ये इसी टाइम पीरियड पे 622 से 632 के बीच में प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा लोगों को बताई गई, ठीक है। तो इसीलिए ये आप कह सकते हैं ये गोल्डन पीरियड है इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लॉ, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है खुद जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो जिंदा थे और उनके द्वारा अल्लाह के डायरेक्ट वर्ड्स वो सोसाइटी में आके लोगों को बता रहे थे। दैट इज़ द फर्स्ट पीरियड from the point of view of historical development of Muslim law, which is very much important because it is also regarded as the legislative period of for Muslim law, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड था। अब सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है 632 AD में, ठीक है। 632 से लेकर 661 AD का टाइम पीरियड सेकंड पीरियड में हमने इसको डिवाइड किया है। नाउ इस पीरियड में क्या है और इसमें लॉ की क्या डेवलपमेंट रही। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है 632 में, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज़ ऑफ सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, कि अब उनकी डेथ हो गई तो अब मुस्लिम कम्युनिटी का उनका सक्सेसर कौन होगा, मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कौन करेगा, उसका हेड कौन होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें दो ग्रुप बन जाते हैं, सक्सेसर के क्वेश्चन के ऊपर दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप होता है मेजॉरिटी ग्रुप और एक होता है माइनॉरिटी ग्रुप। मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो ये चाहता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर होगा वो इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए, मतलब एक इलेक्शन करवाया जाएगा और इलेक्शन के थ्रू जो भी पर्सन उसमें जीतेगा वो ही विल बिकम द सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। इस बात से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एग्री करते थे। जो ये मेजॉरिटी ग्रुप था इसको रिप्रेजेंट कर रही थी उनकी जो वाइफ थी प्रॉफिट मोहम्मद की, आयशा बेगम, ठीक है। आयशा बेगम इस ग्रुप की हेड थी और वो इस बात को मतलब इस चीज़ में चाहते थे कि इलेक्शन होना चाहिए, राइट। तो इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जो अबू बकर थे, जो आयशा के फादर थे और प्रॉफिट मोहम्मद के एक बहुत अच्छे दोस्त थे या कंपेनियन थे और उनके ससुर भी थे साथ में, तो अबू बकर बिकम द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम। पहले जो खलीफा बने उनका उन्होंने खलीफा नाम दिया, मतलब हेड बेसिकली। तो जो पहले खलीफा कौन बने, अबू बकर बने, ठीक है, अबू बकर। और ये रिप्रेजेंट कर रहे थे एक मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स को, जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप जो इलेक्शन में बिलीव करता था उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस तरह से क्या है कि अबू बकर बन जाते हैं पहले खलीफा, ठीक है। और ये जो ग्रुप है
जो मेजॉरिटी ग्रुप है, इसने अपने आपको एक नाम दिया जिसका नाम था अहले सुन्नत वल जमात, मतलब पीपल ऑफ ट्रेडिशन। ये क्योंकि ये ट्रेडिशन में बिलीव करते थे, प्रॉफिट के ट्रेडिशन में ये बिलीव करते थे कि प्रॉफिट क्या कहते हैं, प्रॉफिट क्या करते हैं, उनका कंडक्ट क्या है, इस चीज़ के वो बिलीवर थे। तो इसीलिए उन्होंने इस ग्रुप को ये नाम दिया। और बाद में अब और इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा सुन्नी सेक्ट ऑफ मुस्लिम लॉ। मतलब जो आप सुन्नी के नाम से जानते हो, सुन्नी ग्रुप, तो वो यही है। जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं जो कि इलेक्शन में बिलीव करते थे, उनका जो ग्रुप का नाम बन गया वो एक सुन्नी सेक्ट ऑफ मुस्लिम बन गया। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप था मेजॉरिटी ग्रुप, वो ये चाहते थे कि मुस्लिम लॉ का जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो इस्लाम का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, वो उन्हीं की फैमिली का होना चाहिए, मतलब उन्हीं के ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है। तो इस ग्रुप की जो एडवोकेट थी या हेड थी, वो उनकी बेटी थी फातिमा प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी है, जो उनकी पहली वाइफ थी खादीजा, उनसे उनको ये बेटी है फातिमा। ठीक है। तो फातिमा वाला जो ग्रुप था, जो माइनॉरिटी ग्रुप था, वो चाहता था कि ब्लड रिलेशनशिप में से हेड बने। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे किया, जो उनका जो ब्लड रिलेशन में जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो कज़िन थे अली, और अली जो है वो फातिमा के हस्बैंड भी है, मतलब उनकी बेटी के हस्बैंड भी हैं, और साथ में अली कौन है, कज़िन भी हैं किसके, प्रॉफिट मोहम्मद के। ठीक है। तो अली जो है माइनॉरिटी ग्रुप ने उनको अपना हेड चुना, और उन्होंने खलीफा वर्ड यूज़ नहीं किया, उन्होंने इमाम वर्ड यूज़ किया। तो जो पहले इमाम थे, जो शिया मुस्लिम मानते हैं, जो ये माइनॉरिटी ग्रुप मानता है, वो ये है कि इमाम जो फर्स्ट इमाम है वो कौन है, अली है। ठीक है। तो और जो ये माइनॉरिटी ग्रुप था, ये बन गया शिया सेक्ट ऑफ मुस्लिम लॉ या शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम। तो दो ग्रुप बन गए आपके सामने, एक बना सुन्नी ग्रुप और दूसरा बना शिया ग्रुप। ठीक है। अब ये सुन्नी और शिया का जो डिफरेंस अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं, तो इनका डिफरेंस था पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, ये डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि इनकी जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, या और भी हम जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, तो इनके आपस में डिफरेंसेस अराइज होने लगे। आज के टाइम पे भी ऐसा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम्स हैं, शिया उतनी उनकी मेजॉरिटी में नहीं है, वो माइनॉरिटी में है। लेकिन इनके अब सिर्फ जो डिफरेंस रह गया वो पॉलिटिकल इशू पे नहीं, बल्कि काफ़ी लॉ के पॉइंट पे भी ये डिफरेंस करते हैं। मैरिजेस के रूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सुन्नी के लिए अलग है, शिया के लिए अलग है। ठीक है। लेकिन जो उनका कोर बिलीव है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद में विश्वास करते हैं, ये अल्लाह में विश्वास करते हैं, जो 5 इंपॉर्टेंट कोर बिलीव्स हैं मुस्लिम के, उसमें ये बिलीव करते हैं। तो उसमें इन दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है, शिया और सुन्नी दोनों सेम चीज़ों में बिलीव करते हैं। लेकिन आइडियोलॉजिकली, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे मैरिज के रूल, डाइवोर्स के रूल, और नमाज का रूल नहीं, बस मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इन सब में इनके क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है शिया और सुन्नी के। ठीक है। तो अब देखिए, ये यहाँ पे बने फर्स्ट खलीफा अबू बकर, इसके बाद 3 खलीफा और बने। दूसरा था इसके बाद उमर, फिर था ओस्मान, और उसके बाद था लास्ट में था अली। ठीक है। ये जो चार खलीफा है, इन 4 खलीफा को राइट गाइडेड खलीफा कहा जाता है मुस्लिम लॉ में, कि ये चारों खलीफा, क्योंकि इनको मौका मिला था प्रॉफिट के साथ रहने का, प्रॉफिट के कंडक्ट को देखने का, उनकी बातें सुनने का, तो इसलिए इनको सबसे ज़्यादा बेटर पोजीशन में माना जाता है बाकी खलीफाओं से। ठीक है। तो ये 4 राइटली गाइडेड खलीफा ये थे आपके। अब यहाँ पे हम बात करें, ये तो हमें समझ में आ गया कि सुन्नी सेक्ट बन गया, शिया सेक्ट बन गया। अब इसमें लॉ का क्या डेवलपमेंट हुआ, देखिए। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया था कि डिवाइन मैसेजेस जो प्रॉफिट मोहम्मद को मिलते थे, उनका अभी तक कुरान के फॉर्म में कंपाइलेशन नहीं हुआ, कंपाइल नहीं किया गया उसको। तो जो सेकंड पीरियड था, इसमें जो आपके 3rd खलीफा थे उस्मान, उन्होंने क्या, उस्मान जो थे वो ससुर भी थे उसके प्रॉफिट मोहम्मद के, उनके जो और बेटियाँ थी दूसरी वाइफ से, उनके फादर थे उस्मान। तो उस्मान जो खलीफा थे, उन्होंने जो ये मैसेजेस थे जो अलग अलग लोगों ने लिखे हुए थे या सुने थे, उन सब का एक कंपाइल किया उसको, और उसको एक बुक के फॉर्म में लिखा, और जिस किताब को आप जानते हो कुरान के नाम से। ठीक है। जो होली बुक ऑफ मुस्लिम है, तो होली बुक ऑफ मुस्लिम कुरान में क्या है, वर्ड्स ऑफ गॉड है, वर्ड्स ऑफ अल्लाह है। ठीक है। तो उस्मान के टाइम पे सबसे पहली बात कुरान को कंपाइल किया गया, तो ये पहला फर्स्ट पॉइंट है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। दूसरी बात, जो प्रॉफिट के ट्रेडिशंस थे, प्रॉफिट के जो कहते थे वो करते थे, उन सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस पीरियड में दी गई। तो बाद में जाके ये अलग से एक सोर्स बनता है मुस्लिम लॉ का, जिसको हम हदीस कहते हैं या सुन्नत कहते हैं। ठीक है। तो कुरान को कंपाइल किया गया, उसके बाद जो ट्रेडिशंस थे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। ठीक है।
जो सेकंड खलीफा थे उमर ने जो उमर थे उन्होंने फर्स्ट टाइम काजी अपॉइंट किया सेक्युलर मैटर्स के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो काजी आपने आज सुना होगा, तो जो काजी है वो फर्स्ट टाइम उमर ने अपॉइंट किया था, जो भी सेक्युलर मैटर्स होते थे उसके लिए काजी को अपॉइंट किया गया था उमर के द्वारा। ठीक है, तो जो काजी था वो उमर के द्वारा उसको अपॉइंट किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से इस पीरियड की, सेकंड पीरियड की। ठीक है, नाउ अब थर्ड पीरियड में क्या होता है, देखिए थर्ड पीरियड जो है उसमें क्या होता है कि जब अली की डेथ हो जाती है, जो लास्ट खलीफा, चौथे खलीफा अली की डेथ होने के बाद अली के दो बेटे हैं, एक का नाम है हसन, एक का नाम है हुसैन। ठीक है, अली के दो बेटे। अब जो हसन है उनको बनाया जाता है नेक्स्ट खलीफा, लेकिन जो हसन हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते और वो क्या करते हैं कि वो वॉलंटरली रिज़ाइन कर देते हैं खलीफा से, और एक वहाँ पे एक फैमिली है, मुआद करके एक फैमिली रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली है पूरे मक्का में, वो उसको वॉलंटरली उनको अपना जो भी खलीफत है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और बाद ये जो डायनेस्टी जो बनती है बाद में, उमैद डायनेस्टी करके नाम बनती है, जो ये परिवार है मुआद, ये उस डायनेस्टी को चलाते हैं। ठीक है, तो अब उमैद डायनेस्टी आ गई, यहाँ पे डायनेस्टी वर्ड आ गया क्योंकि अब उन्होंने जो आज तक जो इलेक्शन के थ्रू खलीफा चुने जा रहे थे उसको उन्होंने हटा के वो हेरिडेटरी कर दिया। मतलब अब उमैद डायनेस्टी में क्या होगा कि जो पर्सन राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा, खलीफा का बेटा ही खलीफा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब क्या है कि इस पीरियड में जो उमैद जो डायनेस्टी आ गई, उस डायनेस्टी ने क्या किया, उसने लॉ की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनका मेन फोकस था अपने एम्पायर को एक्सपांड करना, मतलब एक्सपांशन ऑफ एम्पायर पे उनका फोकस था। अलग अलग जगहों पे जाके वो वॉर करके अपना एरिया था उसको बढ़ा रहे थे बेसिकली। ठीक है, तो लॉ की तरफ उनका इतना ध्यान नहीं था, लॉ को उन्होंने इतना फोकस नहीं किया। तो डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेट था या हम खलीफा कह सकते, उसका उतना कॉन्ट्रीब्यूशन इस पीरियड में नहीं था। अब इस क्या होता है, इसके बाद जब स्टेट के थ्रू या खलीफा, ये जो आपका जो किंग है उसके थ्रू कोई लॉ की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने ये काम लिया। उन्होंने कहा कि स्कॉलर्स ने डेवलप करने की कोशिश करी, तो जो अलग अलग जगहों पे स्कॉलर थे, जैसे मक्का के कुछ बहुत रिनाउंड स्कॉलर, या मदीना के कुछ रिनाउंड स्कॉलर, या कूफा एक जगह है वहाँ के रिनाउंड स्कॉलर, उन सब ने क्या किया, उन्होंने अपने तरीके से जो कुरान में जो लॉ था उसको इंटरप्रेटेट करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से अपने हिसाब से व्याख्या करी कुरान में जो मैसेजेस आए थे। ठीक है, अब इस तरह से क्या होता है कि जो अलग अलग स्कॉलर्स के व्यू हैं उनके वजह से डाइवर्जेंट ऑफ ओपिनियन हो गया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आने लगी। एक स्कॉलर कुरान के मैसेज को अलग तरीके से इंटरप्रेटेट कर रहा है, एक स्कॉलर कुरान के मैसेजेस को दूसरे तरीके से इंटरप्रेटेट कर रहा है, तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज़ वहाँ पे हो गए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई एक स्कॉलर है, उसका कोई व्यू है, ठीक है, उसको फिर क्या करने लगे, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने लगे उस पर्टिकुलर स्कॉलर के। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सुन्नी और शिया थे वो फर्दर डिवाइड होने लगे बहुत सारे स्कूल्स में। स्कूल, यहाँ पे स्कूल वो स्कूल नहीं है जो हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल का मतलब थॉट। तो अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग थॉट थे, और बहुत जो लोग थे वो उनके थॉट्स को फॉलो करते थे। अगर कोई एक स्कॉलर के थॉट्स को फॉलो कर रहा है तो वो उस स्कूल से बिलोंग किया हुआ माना जाएगा। तो ठीक है, तो वैसे जो सुन्नी जो सेक्ट था उसमें 4 स्कूल बने मुख्यतः, बहुत जो मेन स्कूल थे। पहला था हनाफी स्कूल, ठीक है, उसके बाद था शाफ़ी, फिर मलिकी और फिर हनबली। 4 स्कूल्स हैं। पहला कौन सा है, हनफी स्कूल जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है, फिर शाफ़ी, फिर मलिकी और उसके बाद है हनबली। तो ये 4 स्कूल हैं, 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं जो सुन्नी में बने थे, और इनका जो नाम है वो जो भी उसके स्कॉलर थे उसके नाम से इस स्कूल का नाम पड़ा। जैसे हनफी जो स्कॉलर थे उनके नाम से हनफी स्कूल ऑफ थॉट बना। ठीक है, उसी तरीके से जो शिया मुस्लिम है, शिया में 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 3 स्कूल्स इसमें बने जो मुख्यतः 3 स्कूल थे। उसमें था इतना अशारिया शिया, ठीक है, इस्माइलिया और जैदी। ये 3 स्कूल्स हैं जो कि शिया के मेन स्कूल माने गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करने लगे कि कुछ लोग हनफी स्कूल ऑफ थॉट को मानते थे, कुछ मलिकी स्कूल ऑफ थॉट को मानते थे,
उसी हिसाब से कुछ इतना अशारिया शिया जो है उसके थॉट को मानते थे। अगर आप अभी आगे जब हम मैरिज या डाइवोर्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से रूल्स अलग अलग हैं। मलिकी वाले रूल्स अलग मानते हैं, जो हनफी वाले हैं स्कूल ऑफ थॉट है वो रूल्स को अलग डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस पीरियड में अलग अलग टाइप के स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज होके आए। ठीक है, कुरान का इंटरप्रिटेशन किया गया। जो प्रॉफिट के ट्रेडिशंस थे, जो भी वो बोलते थे करते थे, वो अभी तक वो कंपाइल फॉर्म में नहीं थे, उनको कंपाइल करना शुरू किया गया। इस टाइम पे कंपाइल किया गया ट्रेडिशंस को, जिसको हम हदीस के नाम से जानते हैं, जो सेकंड सोर्स है मुस्लिम लॉ का। पहला सोर्स कुरान है, सेकंड सोर्स क्या है, हदीस है। हदीस में क्या है, हदीस में प्रॉफिट की बोली गई बातें हैं, प्रॉफिट क्या करते थे, उनका कंडक्ट क्या था, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस पीरियड में क्या हुआ, कुरान जो है उसका इंटरप्रिटेशन हुआ। कुरान उसके बाद ट्रेडिशंस थे जो प्रॉफिट मोहम्मद के, उनको कंपाइल किया गया। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कुरान में नहीं है, जो कि ट्रेडिशन में नहीं है, तो उसके लिए फिर जो जूरिस्ट थे, जो स्कॉलर थे, वो अपना ओपिनियन देते थे कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखते हुए। तो इस तरह से एक नया कॉन्सेप्ट भी आया जिसको हम इजमा कहते हैं। ठीक है, इजमा मतलब अगर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें कुरान में नहीं मिल रहा है या उसका सोल्यूशन हमें सुन्ना में नहीं मिल रहा है, हदीस में नहीं मिल रहा है, तो स्कॉलर अपने एक कंसेंसस ओपिनियन से नया कोई पर्टिकुलर पॉइंट ड्रॉ करते थे जो कि कुरान और हदीस से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जैसे आज के टाइम पर अगर हमारा कोई लॉ बनता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट ना करता हो, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ है। ठीक है, अगर कोई कानून बनाती है, स्टेट बनाती है या सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाती है, तो वो कानून कहीं ना कहीं सुप्रीम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको वॉयलेट नहीं करेगा। तो उसी तरीके से कुरान सबसे सुप्रीम है। जो भी अगर आपने कॉन्शियस से भी कोई नया रूल बनाया है तो वो कुरान को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो उसके कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता तो वो रूल एक्सेप्टेबल है। तो उस तरह से इजमा का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आया। तो थर्ड फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कुरान को इंटरप्रिटेशन के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है ट्रेडिशन को कंपाइल करने के लिए, इजमा का कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें इस फेज़ में डेवलप होती है। ठीक है, तो ये थर्ड फेज़ जो है वो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ रहा। राइट, अब आता है नेक्स्ट फेज, दैट इज़ फोर्थ पीरियड 1900 to 1924 AD। इसकी हिस्टोरिकल उसमें हम नहीं जाएंगे कि कौन खलीफा बना, क्या बना, वो याद करना हमारे ज़रूरी भी नहीं है। हम सिर्फ फोर्थ पीरियड में अब यहाँ पे लॉ की क्या डेवलपमेंट है देखिए। अब क्या होता है, कुरान बन चुकी है, कुरान आ चुकी है, आपका हदीस जो है उसका कंपैरिजन हो चुका है, इजमा आ रखा है, स्कॉलर्स ने इंटरप्रिटेशन कर लिया। जितने भी स्कॉलर्स थे, जो रिनाउंड स्कॉलर थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पीरियड के हैं या फिर उनके कंपेनियन के साथ के हैं, उनकी अब डेथ हो चुकी है, तो कोई ऐसा रिनाउंड स्कॉलर नहीं रहा। ठीक है, तो कोई नया सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ अब नहीं आया इस पीरियड में। इस पीरियड में सिर्फ ये था कि जो अभी तक के जो सोर्सेस थे, कुरान था, इजमा था, कियास था, आपका हदीस था, उसको ही लोग पढ़ने लगे, उसको ही लोग फॉलो करने लगे। ठीक है, उसको ही फॉलो करने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि आप किसी पे कमेंट्री लिख देते थे, कोई हदीस थी उस पर कमेंट्री लिखना शुरू कर दिया गया, या कुरान के ऊपर किसी वर्स के ऊपर कमेंट्री लिखना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें इस पीरियड में हुई। वैसे लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है, जो ये कमेंट्री लिखते थे उनको हम फतवा कहते थे। फतवा ये वाला फतवा नहीं है जो आज जारी होता है, वो अलग फतवा है। मतलब कमेंट्री लिख दी आपने उस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर या कुरान के किसी वर्स के ऊपर, तो जैसे आपने सुना भी होगा फतवा है आलमगिरी, ऐसे टाइप का। तो ये कमेंट्री इस पीरियड में लिखी गई। ठीक है, तो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्लिम लॉ के डेवलपमेंट के हिसाब से इस पीरियड में इतना ही हुआ है। फिर आता है लास्ट पीरियड, दैट इज़ द फिफ्थ पीरियड विच स्टार्ट फ्रॉम 1924 AD टू टिल डेट, आज तक के लिए। अब देखिए इस फिफ्थ पीरियड में क्या है कि खलीफा वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। मॉडर्न इस्लामिक आप कह सकते हो कि मॉडर्न इस्लामिक लॉ हमारे सामने आ गया है। ठीक है, मॉडर्न कैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जैसे कि टर्की हो गया, तुनेशिया हो गया, इजिप्ट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लॉस का कॉडिफिकेशन शुरू कर दिया गया। ठीक है, मतलब कॉडिफाई आप इस लॉ को कर रहे हो, लेकिन कुरान और हदीस से आप बाहर नहीं जा सकते। वो आपके फाउंडेशन है, लेकिन उसके अलावा मैरिज के रूल, डाइवोर्स के रूल, सक्सेशन के रूल, इनहेरिटेंस के रूल, इनका कॉडिफिकेशन हो गया। इनको पर्टिकुलरली एक एक्ट बना के आपके सामने रखा गया। ठीक है, तो इस तरह से कॉडिफिकेशन इस पीरियड में शुरू हुआ। बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इजिप्ट हो गया आपका। ठीक है,
टर्की हो गया, जो मॉडर्न ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ कह सकते हो आप, तो वहाँ पे ये चीज़ शुरू हुई। अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, तो आपने देखा कि जो मुस्लिम टाइम पीरियड था, जो मुग़ल टाइम पीरियड था, उस टाइम पे मुस्लिम जो लॉ था एज़ पर द कुरान और सुन्ना, उसको फॉलो किया जा रहा था, पर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा था। ठीक है, कुरान तो फाउंडेशन है, उसके अकॉर्डिंग तो वो कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे कस्टम्स भी आ गए थे, उस कस्टम्स को भी फॉलो किया जा रहा था, सुन्ना को भी फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद जब ब्रिटिश पीरियड आता है, तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने फ्रीडम दी कि जो भी पर्सनल मैटर्स होंगे, चाहे वो मुस्लिम के हो या हिंदू के हों, वो अपने अपने लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे। ठीक है, इसीलिए उस टाइम पे एक एक्ट भी पास हुआ जिसका नाम था शरीयत एक्ट 1937। ठीक है, इस एक्ट में ये एक्ट कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता मुस्लिम लॉ में, कुरान को ये अथॉरिटी मानता है, सिर्फ ये एक्ट ये कहता है कि अगर दो पार्टी मुस्लिम होगी तो लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल जो होगा वो मुस्लिम लॉ होगा, मतलब कोर्ट को मुस्लिम लॉ ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर दोनों पार्टी मुस्लिम होंगी। और अगर उनका कोई मैटर शादी का होगा, डाइवोर्स का होगा, सक्सेशन का होगा, गिफ्ट का होगा, अगर ऐसा कोई मैटर है तो उसमें मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुरान आ जाती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में हदीस आ जाती है, उसमें इजमा आ जाता है, उसमें कियास आ जाता है। ये हम अपने अलग वीडियो में बनाएंगे इसके लिए, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया में इतना ज़्यादा कॉडिफिकेशन मुस्लिम लॉ का नहीं हुआ। सिर्फ एक दो एक्ट को अगर हम छोड़ दें, एक एक्ट हमारा है जो 1939 का एक्ट है, दैट इज़ रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। ठीक है, इसमें जो मुस्लिम वुमेन है उनको राइट्स दिए गए कि वो जो उस एक्ट में ग्राउंड्स मेंशन किए थे कि इन ग्राउंड्स पे आप डाइवोर्स ले सकते हो। तो ये एक रेवोल्यूशनरी एक्ट आप कह सकते हो जो आया है। उसके अलावा बहुत कम ऐसा कोई स्पेशल एक्ट नहीं था जो कि मुस्लिम लॉ में कोई चेंजेस करता हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बिलीव किया जाता है मुस्लिम लॉ में कि कुरान जो है उसमें किसके वर्ड्स हैं? अल्लाह के वर्ड्स हैं, और अल्लाह के वर्ड्स कोई ह्यूमन एजेंसी उसको चेंज नहीं कर सकती, कोई स्टेट अथॉरिटी उसको चेंज नहीं कर सकती। इसीलिए वो कॉडिफिकेशन अपने लॉस का नहीं चाहते। वो अगर कोई भी कॉडिफिकेशन की बात करे तो इसको वो अपना इंटरफेरेंस मानते हैं अपने पर्सनल लॉ में। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी इतना विरोध है कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की जाती है तो हमेशा से ही ज़्यादातर जो इसका विरोध है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, क्योंकि हिंदू जो हैं उनके जो लॉज हैं वो बहुत हद तक कॉडिफाई हो चुका है। अगर आप हिंदू लॉज की बात करें तो हमारे पास 4 मुख्यतः एक्ट हैं, जैसे कि आपके पास हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, सक्सेशन एक्ट है 1956 का, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, मेंटेनेंस अडॉप्शन एक्ट है 1956 का। तो ये 4 एक्ट हैं जो कि लगभग जितने भी पर्सनल मैटर है हिंदू के उनको वो गवर्न करते हैं। तो हिंदू लॉ का कहीं ना कहीं किसी हद तक कॉडिफिकेशन हमारा हो गया है, बहुत हद तक हो गया है। और मुस्लिम लॉ कॉडिफिकेशन प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है, क्योंकि ये बिलीव है कि कुरान कंटेन द वर्ड्स ऑफ गॉड, और गॉड के वर्ड्स को चेंज करना ह्यूमन एजेंसी के बाहर है। ठीक है, तो ये तो था मुस्लिम लॉ का क्या डेवलपमेंट है, जिसके लिए सिर्फ आपका मुझे लगता है कि फर्स्ट और थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड रहे हैं मुस्लिम लॉ के डेवलपमेंट के लिए। बाकी पीरियड जो 5th पीरियड है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन उतने हद तक नहीं आए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।